भाई ए टू जेड हरियाणा, ग्राउंड हरियाणा और द लोकल एक्सप्रेस और द गजब हरियाणा HR56 वाले यानी 5 यूट्यूबर साथी उरे बैठे हैं। सबकी तरफ से मतलब राम राम सारे दर्शकों ने। और भाई देखो बात वही हुआ है, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ करने की कोशिश करे है। तो यह कोशिश है हमारी मतलब धरातल लेवल पर है करना है, किसान मजदूर हो कोई भी हो, हर तरीका की तो चलो आंदोलन की बात है, उठाने की कोशिश रही है और जो जनता तक सच्चाई पहुँचाने की कोशिश रही है। तो अपने साथ में बैठे हैं मास्टर जी हैं प्रदीप पहलवान है। और मैं ये कह सकूँ भाई वो क्या कर रहे हैं, अच्छाई या बुराई मतलब दो पहलू इसे हैं। कई बार माड़ी चीज़ भी इंसान की एकदम उठ जा रहा है, अच्छाई भी उठ जा रहा है। तो एक बार उच्चारणा में विरोध होया था, उस टाइम मास्टर जी की एक वीडियो थी बड़ी वायरल हुई, लोगों ने बड़ी पसंद करी। इसी बात नहीं, मुद्दे का आधार पर, तथ्य का आधार पर मास्टर जी ने बात करी थी। उसके बावजूद इंटरव्यू लिया, लोगों की बड़ी चॉइस थी, वो भी बढ़िया चला। यानी बड़े बेखौफ और बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, तथ्य पर बात कर रहे हैं। तो आज फिर मास्टर जी मतलब 10-15 दिन में उड़ान दे रहे हैं, खटखट टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। 2-4 नई बात हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो मास्टर जी सबसे पहला अपना राम राम जी। राम राम। ठीक हो सबको। पहला सवाल आज का ये है जी, राजेश कुंडू एक पत्रकार द इंक न्यूज नाम था, यानी उनको ऊपर FIR करी गई। दूसरी बार इस आंदोलन में मामला देखने में मिला। पहली बार मनदीप पुनिया जो बॉर्डर पर तो उठाया था, हालांकि लाठीचार्ज भी होया था। यानी ये कह सका कि जिसको ऊपर आज पब्लिक भरोसा करे है, ज़्यादातर लोकल पत्रकार ना कि नेशनल मीडिया, उनको सरकार दबाने का काम कर रही है, किसी ने उठाने का काम करी है, किसी पे FIR दर्ज हो। तो इसमें लोकतंत्र कड़े तक मानो आप। जो बड़े चैनल थे वो सारे बड़े चैनल बिक गए, किसान की आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। लेकिन जो छोटे थे, यूट्यूबर था या जिसका वेब पोर्टल था, उन लोगों ने प्रयास किया, निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ किसानों की आवाज़ उठाई और आज उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। लोकतंत्र का तो वैसे ही गला घोटा जा रहा है, बार बार घोटा जा रहा है। कोई ये घटना नहीं है। पहले आपने खुद कहा कि सिंगू बॉर्डर पे मनदीप पुनिया के साथ हुआ। अब दाई के हिसार का जो न्यूज़ चैनल है उसके मालिक हैं राजेश कुंडू जी, उनके साथ ऐसा हुआ। और राजेश कुंडू जी पे 3 धाराएं लगाई गई हैं। एक 66F है, 153A, 153B। 66F की जो धारा है उसमें प्रावधान है कि ये साइबर टेररिज्म है। अच्छा जी। इतनी बड़ी धारा, और वो भी एक फेसबुक पोस्ट पे उन्होंने क्या लिखा कि सरकार अंबेडकर जयंती के माध्यम से लोगों में दंगे फैलाना चाहती है, फूट फैलाना चाहती है, जाति धर्म का नाम देकर लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही है। इस न्यूज को आधार मानकर शिकायतकर्ता भी पुलिस वाला, इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस की, सब कुछ पुलिस का ही है, कोई और नहीं है शिकायत देने वाला। पुलिस ही शिकायत दर्ज कर रही है, पुलिस ही उसकी जांच कर रही है। और आप इसमें लोकतंत्र की जहाँ तक बात होती है, जब सुभाष बराड़ा जी, ओम प्रकाश धनखड़, ये सारे मिलके अनिल विज साहब किसानों के लिए 2100 रुपये की मांग कर रहे थे कि MSP दिया जाए, तो ये अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज जब जनता इनको उन बातों की याद दिला रही है कि आपने ऐसा ऐसा किया था, तो आज कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये दोहरे मापदंड क्यों? किसान के साथ ज्यादती क्यों है? अगर आज 10 अप्रैल हो गई, हरियाणा की अधिकतर मंडियों में फसलें बिक नहीं रही हैं, किसान परेशान है, मंडी के बाहर खड़ा है, मंडी के अंदर बैठा है, कभी नमी के नाम पर तो कभी और चीज़ों के नाम पे उसको है ना, उसकी फसलों का मोल और तोल रोका गया है। तो हम ये कह सकते हैं, आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 522 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से MSP नहीं दिया जा रहा है जी। सरकार कह रही है 1975 रुपये है, 1975 का है। आप है ना उत्तर प्रदेश का उठाइए, उत्तर प्रदेश में 316 रुपये MSP से कम गेहूं बिक रही है। आप है ना फिर इसमें छत्तीसगढ़, इसमें मध्य प्रदेश में 96 रुपये पर क्विंटल कम बिक रही है। तो ऐसे तो आज के दिन भी सिर्फ 9-10 दिन के अंदर 196 करोड़ का घोटाला है गेहूं के अंदर। और पहले बाजरे के अंदर भी ऐसा हुआ, अब गेहूं के अंदर हो रहा है। एक चीज और या लिखा हुआ मास्टर जी, मतलब जिस तरह एक पत्रकार के ऊपर ये कैस का, यानी जिसने भी इस आंदोलन में आवाज उठाई है खुलकर है, उसको दबाने का काम सरकार ने कराया है। अपनी देसी भाषा में न्यू कह दिया करे, मतलब वो कह दे रहे भाई आदमी तेरे में कि मैं कमी पाओगे, बताओ बात क्यों? सही आदमी होगा नहीं तो वो जवाब देगा। तो उर कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमी होगी तभी सरकार ऐसा काम करे, नहीं तो कोई पत्रकार है वो अपना काम तो कर रहे हैं, तो उसका दबाने का काम क्यों करी सरकार? पहले रवीश कुमार के चैनल को हटाया गया,
फिर न्यूज 24 को हटाया गया। अब जो लोकल यूट्यूबर हैं जो किसान की आवाज़ बने हुए हैं अब उनको दबाया जा रहा है। सरकार में कमी है, सरकार तथ्यों के आधार पे बात करे। सरकार है ना, जब प्रधानमंत्री जी 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, जब उनको पत्रकारों को सामना करने की हिम्मत प्रधानमंत्री जी के अंदर नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार किस हद तक डरी हुई है। ये बात भी सही है। दूसरी चीज, पत्रकारों को दबा के मतलब सरकार साबित के करना चाहे, कितने यूट्यूबर या कितने पत्रकारों ये को दबाए? आम जनता के मन में एक डर फैलाना चाहती है। ये जैसे कोरोना के नाम पे किया गया, इससे पहले स्वाइन फ्लू के नाम पे हुआ। स्वाइन फ्लू को जो दवाई बनाने वाली कंपनी थी उसने हजारों करोड़ों की स्टॉक किया, लेकिन जब तक बीमारी नहीं आएगी तो वो दवाइयाँ लगेगी कहाँ। अफवाह फैली कि स्वाइन फ्लू फैल गया, स्वाइन फ्लू फैल गया, मोटा मुनाफा उन लोगों ने कमाया। और यही काम इसमें कोरोना में हो रहा है। जो मास्क लगाने की सलाह है, वो मास्क लगाने की सलाह इसलिए नहीं कि बीमारी को दूर किया जा सके, वो इसलिए थी कि लोगों को आदत बन जाए, मुंह पे पट्टी लगाए, कोई भी बात ना कहे, चुपचाप रहें। वो तो आदत डालने की बात थी, एक इशारा था कि आपको कुछ नहीं कहना है, मुंह पे पट्टी रखनी है, चुप रहना है आपको। तो ये सरकार की तो ये साजिश है सारी की सारी। दूसरी चीज, एक चीज देखी गई है, जब भी इलेक्शन आओ और जड़े भी इलेक्शन आओ नहीं, वो ओढ़ कोरोना क्यों नहीं आता? बड़ौदा इलेक्शन होया 10वां महीना में 9वां में, हालांकि लॉकडाउन चल रहा था, ओढ़ मुख्यमंत्री ने जमकर रैली करी। अब बंगाल में इलेक्शन चल रहे, खुद प्रधानमंत्री रैली करे। कहने का मतलब ये है, जहां इलेक्शन हो ओढ़ कोरोना क्यों नहीं आंदा? कोरोना नाबालिग है, कोरोना की उम्र 18 साल की नहीं है, उसका वोट ही नहीं है, इसलिए वो चुनाव वाले क्षेत्रों में जाता ही नहीं है। वहाँ जाता है जहाँ चुनाव नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ उसका वोट ही नहीं है, वोट उसका डल ही नहीं पाता, इसलिए वहाँ नहीं जा पाता है वो। दूसरी चीज, अभी 2 दिन पहले की एक वीडियो थी, मतलब चलो सोशल मीडिया पर कहते रहे, चलो सरकार कह रही है, लेकिन सोशल मीडिया एक आम इंसान का, एक ऐसा पे गरीब से गरीब व्यक्ति का सहारा भी बन गई। क्योंकि जिस आदमी के पास स्मार्टफोन है वो अपनी आवाज़ ने या मतलब कहीं उसने कोई गलत चीज़ दिक्कत हो, फोन के माध्यम से दिखा इसका है। मतलब एक हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठे थे, वाइफ का मुंह पर मास्क था और पुलिस वाले ने गाड़ी रुकाई, हस्बैंड तक कहा कि आपका मुंह पर मास्क नहीं है, तो उनने वीडियो बनाई। तो उसने सरेआम, शायद करनाल की है जहाँ तक मेरा आइडिया है, उसने कहा पुलिस वाले पे कि मेरे पास फोटो है, मुख्यमंत्री मास्क नहीं लगाता, तुम उसका चलान तो काट नहीं सकते, और खुद हस्बैंड वाइफ का चलान काटने लग रहे। फिर तो कल ना तुमने भी कहोगे भाई तुमने एक घर में रहना नहीं, सोना नहीं, खाना नहीं, वो मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड बोले मैं मैरिज कार्ड दिखाऊँ आपने या आधार कार्ड दिखाऊँ मैं उसका घर वाला हूँ या नहीं। पुलिस वाले बोले आप तो बहस कर रहे हो। उसने कहा कि अगर सच्चाई कहीं दिखाने लग जाए तो पुलिस वाले ने कहा दिया बहस कर रहे हैं। खुद पुलिस वाले गायब हो गए, तो जिसके मुंह में मास्क नहीं था उसने फोटो खींचे। तो इस तरीके का सिस्टम क्यों है? कल गुरुग्राम में घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने कि ना स्कूल 1 से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री मास्क नहीं लगाए हुए हैं, ये तो सरेआम दिख रहा है सबको। बिल्कुल घोषणा कर रहे हैं कि बंद होंगे, कोरोना के कांड बंद होंगे, लेकिन वो खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं। पहले खुद तो फॉलो करो उन चीज़ों को। दूसरा, जो कार में बैठे हुए हैं, चाहे अकेला आदमी है, उसको भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। आप लोगों को समझना चाहिए, आप कार में है, सरकार में नहीं है। जो सरकार में उसका चलान नहीं कटेगा। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक, कि सुबह रात को 10 से लेकर 6 बजे तक जो कर्फ्यू होता है उसमें किससे दूरी बना के रखनी है? घर में घर वालों से दूरी बना के रखें। जब सड़क पे कोई आम आदमी है ही नहीं, रात को मार्केट बंद हो जाती है, तो फिर ये दूरी किससे कह रहे हैं? इन्होंने ना इसके नाम पे खुलेआम पहले फार्मर बिल लेके आए, फिर लेबर बिल लेके आए, फिर इसकी आड़ में बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं, और धीरे धीरे किसान आंदोलन ने इसकी परतें खोलनी शुरू कर दी। इसलिए सोशल मीडिया से आज सरकार घबराई हुई है। सोशल मीडिया लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, वो वीडियो बना के वीडियो डाल रहे हैं। आप है ना JP नड्डा साहब का रोड शो देख सकते हैं, अमित शाह जी का देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर सैनिकों से मिलने गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मास्क उनके चेहरे पे नहीं है। शहादत हो गई जवानों की, नक्सलवादियों के हमले ने उनको ली लिया, लेकिन गृह मंत्री जी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहाँ मोदी जी दीदी ओ दीदी कह रहे हैं, और सारी की सारी कैबिनेट जो है वो भी बंगाल के अंदर है। लेकिन किसानों का इनका क्या कोई न्यूज़ चैनल जो मोदी जी के गोदी मीडिया है, क्या किसी जवान के घर तक पहुँचे? क्या किसी किसान के घर तक पहुँचे जो 300 से ऊपर मर गए? किसी के पास नहीं पहुँचे। इनको फुर्सत ही नहीं है, सारा दिन बेवजह की बातें दिखाते हैं। ऐसी खबरें होती हैं जिनका अखबार में कहीं कोई स्थान नहीं है, लेकिन उनको पहले पेज पे रखते हैं ताकि जनता उनको देखे, उनका ध्यान भटकता रहे। एक चीज़ और, अभी कुछ दिन पहले 25 के करीब जवान शहीद हुए,
30 का करीब मतलब और घायल है, शायद उनमें से भी कुछ ही बच पाओगे। इस तरीके का जो मामला आया बैठे बैठे, लेकिन पब्लिक इसी बात नहीं, आंदोलन के जरिए थोड़ा बहुत समझने लगी। पब्लिक ने ये आवाज़ उठाई कि एक देश का प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का मतलब इतने रुपये है एक आदमी के जहाज के लिए, लेकिन उन जवानों की रक्षा खातिर कुछ नहीं है। एक साइड किसान मर रहे, एक साइड जवान मर रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। देश में पैसे की कमी हो गई है, आर्थिक इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन घोषणा नहीं हुई है। पहली बार हो रहा है देश के अंदर कि 14 लाख सैनिकों में से भी कटौती की जा रही है। जब 14 लाख सैनिकों की आप सुविधाओं का ख्याल नहीं रख सकते, जब उनको है ना उनके हथियार या उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं दे सकते, संसाधन नहीं दे सकते, तो सरकार किस लेवल पे कह सकती है कि हम 135 करोड़ लोगों के लिए संसाधन जुटा सकते हैं? तो ये तो सरेआम दिख रहा है, छंटनी चल रही है, सेना के अंदर भी चल रही है, लोगों को घर भेजा जा रहा है। और ये तो पता नहीं क्या संयोग है या टाइमिंग क्या है कि जब भी कोई चुनाव आता है तब कोई ना कोई धमाका होता है। आप कहीं की भी उठा के देख लो, गुजरात से देख लो, उत्तर प्रदेश चुनाव देख लो, लोकसभा चुनाव देखो, बिहार के चुनाव देखो, गलवान घाटी का मामला देख लो, और अब बंगाल के अंदर देख लो। ये क्या संयोग मात्र है या कुछ और बातें हैं? इन बातों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। कहीं ये नक्सली मामले भी जमीन से जुड़े तो नहीं है, आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा तो नहीं किया जा रहा है, जैसे कि पूरे भारत के अंदर जो फार्मर बिल के नाम पे राजनीति की जा रही है, कहीं ऐसा ही मामला उनके साथ तो नहीं हो रहा है? एक और बिल जो सरकार लेके आई, क्षतिपूर्ति, संपत्ति क्षतिपूर्ति जो बिल लेके आई, कि हालांकि अगर देखा जाए ये मतलब एक धरातल की रिपोर्ट है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मान के चलो अनेकों मेरे जैसे और साथी हैं जिनने अपने चैनल के माध्यम से दिखाई है, सोशल मीडिया पर किसानों ने दिखाई है। आज तक 4.5 महीने में जितने दिल्ली के आसपास के बॉर्डर हैं, किसी बॉर्डर पर एक सिंगल किसी थाना में केस दर्ज नहीं हुआ कोई छेड़खानी का मामला। दूसरी चीज़, किसी रेडी वाले की कंप्लेंट नहीं गई भाई मेरी कोई फल फ्रूट या कोई भी चीज़ उठा कर किसानों ने वो करियो, कोई तंग करने का मामला नहीं आया। उसके बावजूद मतलब सरकार बिल लेके आई कि भाई जो संपत्ति का नुकसान करेगा, चलो अच्छी बात है सरकार ने कह दिया, लेकिन हमारा एक सवाल ये भी है, जिस टाइम किसान दिल्ली की ओर गए, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर ने सड़क पड़वाई थी, उसका हर्जाना कौन भरेगा, उसका बिल कौन लेके आओगा? ये दोहरे मापदंड की राजनीति है। किसानों से कह रहे हैं कि आपसे वसूला जाएगा, लेकिन किसान तो नुकसान कर ही नहीं रहे हैं। नुकसान कौन कर रहा है? नुकसान तो सरकार कर रही है। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, ये आदमी संपत्ति में आते कि नहीं आते हैं? अगर संपत्ति में आते हैं तो पहले पिपली कांड हुआ, पिपली के अंदर जो बुजुर्ग थे उनके पांव तोड़े गए, अभी रोहतक के अंदर सिर फोड़े गए, फिर इनका हर्जाना कौन भरेगा? अगर सिर्फ इन ईंटों से, इन महलों से यही संपत्ति है तो ये लोग क्या हैं फिर? भगवान की श्रेष्ठ रचना कौन है? इंसान है। इंसान को आप इंसान नहीं मान रहे, फिर आप मानोगे कैसे? सड़कें उखाड़ी गई, अभी बिजली का आपने देखा होगा कि 4 महीने का जो एवरेज बिल है उसके आधार पर एडवांस राशि आपको जमा करवानी है। ये कौन सी तानाशाही हो रही है? जनता पे जानबूझ के बोझ लादा जा रहा है ताकि ये लोग दबे रहें, आवाज़ ना उठाए, सवाल ना करें। शिक्षा का बजट घट रहा है क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, लेकिन देश ऐसा नहीं चाहता है। अब देश क्या चाह रहा है? ये राजनीतिक लोग तो ये चाह रहे हैं कि ना पढ़ें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, और ये बात लोगों को समझनी चाहिए। शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, स्कूल बंद हो जाते हैं, रैलियाँ बंद नहीं होती। कोरोना क्यों स्कूलों में कैसे आ जाता जब रैलियों में नहीं आ रहा है? तो ये तो सरकार है ना, अपना एक गेम प्लान है, शायद 2024 तक इसको फॉलो करें, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। किसान भी चाहे 2024 तक भी और उससे आगे भी, जब तक जीत नहीं होती तब तक सड़क से उठने वाला नहीं है। एक चीज़ और देखिए, चलो 13 महीने हो गए ये कैश का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 21 मार्च से, शायद 21 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। स्कूल बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, लेकिन ठेके फिर भी खुले। यानी ये कैश का दारू पी का घर में भी जूत बाज है, घर का नुकसान भी, भाईचारा भी खराब हुआ है, मनस गाली देवा है, शरीर में भी नुकसान। लेकिन जिन स्कूलों में फटकना बालक रोजगार ले इसका या अपना भविष्य सुधार सके, वो चीज़ बंद। जिसकी थोड़ी बहुत धार्मिक भावना बनी रहे, इसका मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद, लेकिन ठेके फिर भी खुले। लाइन और भी लगी, मास्क बेशक लगा रहे हो, लाइन तो लगी। कोरोना आज्ञाकारी पुत्र है, कह रहे हैं शादी में 50 आदमियों की लिमिट है, 50 से अगर 51 हो जाएंगे तो कोरोना आ जाएगा। देखो कितना आज्ञाकारी है, 50 तक नहीं आएगा, 51 होते ही आ जाएगा। मतलब एक आदमी कोरोना लेकर हुआ, एक आदमी कोरोना ले आएगा। दूसरा, ऐसे स्कूलों में है कि स्कूलों में संख्या होगी तो कोरोना आ जाएगा।
शराब के ठेके पे कितनी लंबी लाइन लगे, 200 की लाइन देखी है। कोरोना नहीं आएगा। ये सरकार अपना खजाना भर के, और इस खजाने को कभी तो भाजपा कार्यालयों में लगा रही है। 450-500 जिलों के अंदर भाजपा ने कार्यालय बनाए, भव्य आलीशान, एक तरह से हम कह सकते हैं 5 स्टार होटल की तर्ज पे बनाए गए हैं। ये सारा पैसा आया कहाँ से? ये सारा पैसा इसी तरह से मैनेज किया जा रहा है, जनता के ऊपर बोझ लादा जा रहा है। अभी टोल महंगा हो गया, कोरोना काल के अंदर फास्टैग अनिवार्य हो गया, अब फास्टैग भी खत्म कर रहे हैं। यही लोग बिल भी बना रहे हैं, फिर उस बिल को ख़त्म भी कर रहे हैं, और फिर दूसरा कहते हैं कि मोदी जी की इमेज ऐसी है कि ये बिल वापस नहीं होंगे। जब मोदी जी इन बिलों को, दूसरे बिलों को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसे भी ख़त्म कर दें। एक जो डीएपी की बात करें, भाई सरकार कह रही कि हम किसानों के हित में है या सरकार, और किसानों की आय दुगनी की तो चलो 6 साल हो गए कर दिन, आज तक तो ही नहीं 7वीं शुरू होगी। डीएपी के 1200 से बढ़ा कर 1400 प्लस दाम चले गए, यानी किसान के लिए डीएपी जरूरी है, लेकिन दुगनी आय किस तरीके को होगी है, तो मतलब वो काम कर दिया नहीं, उसकी मजबूरी बन गई। वो डीएपी गेड़े को नहीं गेड़ेगा तो फसल कम होगी तो नुकसान में जाऊंगा। दुगनी आय सरकार की फाइलों में हो रही है, किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी फाइलों में हो रही है। एक और जो डीएपी का मामला है, इस डीएपी से है ना बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। अभी वो एनपीके का भी आपने देखा होगा, एनपीके का भी दाम बढ़ा दिया गया, डीएपी का भी दाम बढ़ा दिया। सरकार ये कह रही है कि खेती छोड़ दो, जो फार्मर बिल में है कि किसानों को मजदूर बनाओ। किसान को कोई किसान ना कहे, किसान को क्या कहें? मजदूर कहें, किसान को गुलाम कहें। गुलाम किसका? कंपनी वालों का। पहले ब्रिटिश कंपनी थी, अब अंबानी और अडानी की कंपनी आ जाएगी। किसान शब्द जो कि आत्मनिर्भर था, कृषि आत्मनिर्भर थी, कोरोना काल के अंदर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया बिलों के माध्यम से। अब एक चीज़ और आत्मनिर्भर बनी, आपने देखा होगा चुनाव के अंदर ईवीएम आत्मनिर्भर हो गई है। वो अपनी मर्जी से भाजपा को कैंडिडेट की गाड़ी में बैठ जाती है। एक खत्म हो गई, अब दूसरी ईवीएम आत्मनिर्भर हो गई है। और भाषणबाजी चल रही है देश के अंदर, कुछ नहीं हुआ। असम के अंदर बूथ है, बूथ में कुल वोट हैं 90 और वोट पड़े 171। तो क्या माने? चुनाव आयोग ने 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। चुनाव आयोग को निलंबित नहीं करने चाहिए। चुनाव आयोग को ये चाहिए कि जिस भी कैंडिडेट ने ये धांधली की है उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं करता, लोगों पे क्यों दिखा रहा है। पहले जो कहते हैं ना, चोर नहीं, चोर की मौसी को पकड़ो, उसे पकड़ो ना आप लोग। और हर रोज आरोप लगते हैं, टोल पे भी लगाते हैं कि मोदी जी ने इस देश में सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, हेल बेच दी, भेल बेच दी, HPCL बेच दी, BPCL बेच दी। इतने भले मानसो, मोदी ने खरीदा भी बहुत कुछ है। मोदी ने चुनाव आयोग खरीद लिया, मोदी ने ना सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया। एक भी जो सदस्य हैं वो सरकार के फैसलों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जुडिशरी पैनल दबा हुआ है, कभी जज लोया जैसे हत्याकांड हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। दूसरा ED खरीद ली, कैग जो एक सरकारी एजेंसी है जो रिपोर्ट ऑडिट करती है, आज तक उसने ये नहीं बताया कि कितना रुपया कोरोना काल के अंदर लोगों ने दान दिया, डोनेट किया। वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। और आज हालात क्या हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, कि वहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्पिटल के बाहर कि वैक्सीनेशन इज स्टॉक ऑफ आउट, कि है ना ये स्टॉक से बाहर हो गई है, हमारे पे है ही नहीं। इतना पैसा भी दे दिया, विदेशों को हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं, फिर हमारे लोगों का क्या है। एक सवाल और आपसे, बहुत बड़ा सवाल और बड़ा दिलचस्प सवाल है भाई। मतलब 1 साल पहले जब सरसों की खरीद शुरू हुई थी, शायद मार्च में शुरू हो गई थी, पिछले साल की थोड़ी ध्यान में है, मुख्यमंत्री ने एक आह्वान किया था कि जितने मंडी में किसान आएंगे सबसे 5-5 किलो, शायद पर क्विंटल 1 से 5 किलो के बीच में सरसों लूँगा। हजारों लाखों मीट्रिक टन में सरसों बेची गई, और आज वही किसान रोड पर बैठे हैं आंदोलन करने के लिए। वो जिस टाइम मुख्यमंत्री ने सरसों लेनी थी उस टाइम उनको किसानों का दर्जा दिया गया, लेकिन आज वो किसानों की बजाय आज कुछ लोग कह रहे हैं, या मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेसी, आज वो कांग्रेसी नजर क्यों आ रहे हैं? इस सारे देश में इनको कांग्रेसी नजर क्यों आ रहे हैं? ऐसा कांग्रेस से कौन सा डर है इनको? कांग्रेस तो आज रसातल में गई हुई है। कोई भी काम करना हो कहते हैं हमें नेहरू जी नहीं करने दे रहे हैं। कोई सवाल पूछे तो आप पाकिस्तान चले जाओ। कोई पहले मुसलमानों ने सवाल पूछने शुरू किए तो उनको आतंकवादी कह दिया गया, किसानों ने कहा इनको नक्सलवादी कह दिया। SC वाले जब SC ST एक्ट लेके आए थे, उनको जब वो सवाल पूछ रहे थे उनको भी देशद्रोही कहा जा रहा था। तो इस देश में राष्ट्रभक्त कौन है, इसका फैसला क्या बीजेपी करेगी? कौन हिंदू है कौन नहीं है,
क्या एक पार्टी का हिंदू होना ही देश में हिंदू होना है? ये देश सभी जातियों से बना है, सब धर्मों से बना है, सबका हम सम्मान करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। ये खट्टर जी को समझना चाहिए, जो चीज़ आज है वो कल नहीं होगी। कुर्सी सदा इनकी बपोती नहीं है, इंतकाल इनके नाम नहीं है। जनता ने कुर्सी दी है, जनता ने आपको अर्श पे पहुंचाया, जनता कल आपको फर्श पे भी ला सकती है। 3 तारीख को मुख्यमंत्री रोहतक आए थे, विरोध होया, लाठीचार्ज होया, बुजुर्गों के सिर फूटे। उसके बावजूद कल फिर मतलब 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री दोबारा रोहतक आ रहे हैं। 6 जगह हेलीपैड बना दी गई, मतलब ये नहीं पता किस जगह हेलीकॉप्टर, यानी जनता बार बार विरोध कर रही है और सिर भी फूट रहे हैं। उसके बावजूद 11 अप्रैल को फिर मुख्यमंत्री दोबारा आ रहे हैं। किसान फिर कल विरोध करने के लिए भारी संख्या में जाऊँ तो क्या चाहो सरकार, के मनसा रही होगी सरकार की? ये लड़ाई माटी के लाल और माटी के दलालों की लड़ाई। माटी के लाल वो हैं जो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए सड़कों पे बैठे हैं, और माटी के दलाल वो हैं जो बेचना चाहते हैं। ये लड़ाई जो है ये फसल की और नस्ल की है कि बुजुर्ग लोग जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने को भूखा रखे, इस ज़मीन को आज तक बांधे रखा, इस ज़मीन को कभी भी बिकने नहीं दिया, तो आज जब उनकी सांस्कृतिक विरासत पे हमला किया जा रहा है तो ये किसान पीछे रहने वाले नहीं है। चाहे 6 के चाहे वो 60 हेलीपैड बनाए, लेकिन उनका विरोध होगा, लाजमी होगा, और जो संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा उसी के हिसाब से होगा। एक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 अप्रैल को, उसको लेके वो बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं जी। लेकिन किसानों ने तो जब तक आंदोलन चला, चाहे किसी भी मतलब जो ये जाति धर्म के अनुसार ये जो चीज़ बांटी गई है, सारे सर्व जाति सर्व धर्म एक बनाएगा। जिसका भी जन्मदिन आवा है, जो भी शहीदी दिवस आवा है, हर टोल पे हर धरना पे मतलब किसी का भी सारे मनाने लग रहे हैं। इस तरीके की किसानों के बीच में बातें को, लेकिन फिर भी बहुत सारी अफवाह हम उड़ा रखी हैं। इस देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, और मैं तो मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, खट्टर साहब को भी कहना चाहता हूँ कि एक कविता की 2 लाइनें हैं कि कितने दिनों से आपके पाँव में जंजीरें, क्या इनकी झंकारों से अंदाज़ा नहीं होता? जापना थोड़ा सा नीचे आइए, इन ऊंचे ऊंचे चुबारों से अंदाज़ा नहीं होता। अगर आप लोगों को ये चीज़ देखनी है, आप इन लोगों के बीच में आइए कि किस प्रकार से लोग रविदास जयंती मना रहे हैं, किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती ये लोग मना रहे हैं, भगत सिंह की आज़ादी का जो जश्न है वो जश्न को युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गांधी जी के विचार जो हैं वो लोगों को किस प्रकार से आगे भेज रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। ये सरकार फूट की जो रूल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की थी, उसी पॉलिसी पे आज ये लोग चले हुए हैं। सेम वही पॉलिसी है जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, वही पॉलिसी ये है। सिर्फ राज चाहिए, किसी भी कीमत पर इनको चाहिए। चलो लास्ट सवाल आप तो पूछेंगे मास्टर जी, मतलब जो न्याय तंत्र होया करे देश में, जब तक हर गरीब और मजदूर नहीं, गरीब और मजबूर आदमी ना ये मतलब भरोसा रहे कि भाई इस देश में गरीब की सुनाई है, लेकिन आज इस देश में कहीं भी मतलब गरीब की सुनाई नहीं है। न्याय और बाहु पे करना बेला धरती पे दोनों न्याय क्यों मतलब जनता का विश्वास उठता जाने लग रहा है इस न्याय तंत्र पर? इसके लिए कहीं ना कहीं जो अपनी राजनीतिक प्रणाली है ये दोषी है। जो हम कहते थे कि 3 शक्तियों का बंटवारा कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका में किया गया, तीनों स्वतंत्र है, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं रहेगा। और ये आप लोग देख रहे हैं, जब इनके सुप्रीम कोर्ट के वकील राज्यसभा में जाने लगेंगे, रंजन गोगोई जैसे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद माने कि ये लोग निष्पक्ष रहकर काम कर पाएंगे? क्या जनता को न्याय दिला पाएंगे? अब इतने दिन हो गए किसान सड़क पे बैठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका क्यों अदा नहीं कर पा रहा है? दूसरे ईवीएम के मामले में जब सारे राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? तो इन बातों से ये लगता है कि धीरे धीरे जनता का विश्वास उठ रहा है। न्याय महंगा हो गया है, न्याय देरी से मिलता है। जो अंग्रेजों के समय में बात थी कि लड़ाई किसी की भी हो, अंग्रेज और भारतीय की लड़ाई है तो सज़ा भारतीय को मिलनी थी, आज वही काम हो गया है। एक अमीर की गरीब की लड़ाई है, सज़ा गरीब को मिलेगी, चाहे उसका दोष है या चाहे नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी आपका। और भाई जितने सवाल थे है कुछ सारे सवालों के जवाब बड़े बेबाक तरीके से मास्टर जी आन दिए हैं। और ऐसी बात नहीं है मतलब सोशल मीडिया पे खुद नहीं रहते, लेकिन भाई जब भी मिले हैं हमें पूछने की कोशिश करा, किसी बात नहीं है। 10-15 साल से टीचिंग कर रहे हैं, उसका हमने बहुत कुछ सीखने मिला है, इनता ऐसी बात नहीं है। और जनता बड़ा पसंद कर रही है
यानी ये एक इसका 98% 98% पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि 2% तो रहने वो तो इस देश में चल रहा स्रोत है। तो मतलब जनता बड़ा पसंद कर रही है, इनको सुनना पसंद कर रही है, और बार बार मैसेज और फोन भी आ रहे कि भाई प्रदीप मास्टर जी जो पहलवान है भाई उनके आप पूछो इन पे। तो जितने तमाम मुद्दे, जितने तमाम सवाल थे, इन सवालों में मास्टर जी ने आपने बात करी है। इन बातों में आपने के लग गया, कितनी सच्चाई लगी, या आपकी सोच के, आपकी प्रतिक्रिया के है। एक सभ्य कमेंट के जरिए आपने अपनी सोच, विचार और जो प्रतिक्रिया वो देनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो शेयर करनी है। जो हमारे सवाल थे वो भी हमने कर लिए। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो आप हर बार बोलना अपने चैनल में, तकरीबन अपने दर्शक यू काम करा भाई सभ्य कमेंट करें, लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, किसी भी नारी शक्ति का कोई बाण है, कोई चाची ताई, कोई भी लेडीज का नाम था जिसकी आईडी है, उनके जो कमेंट आवा, कुछ साथी हैं जो मतलब नेगेटिव कमेंट या उनका एक मजाक उड़ाने का काम करे, तो भाई उससे पहले अपना मतलब भीतर में झाँक लो। अगर तारा अगर मैं बाण बेटी है तो वह भी किसी की बाण बेटी है, दूसरे की इज्जत नहीं इज्जत समझा करो। गलत कमेंट करना छोड़ दो, क्योंकि आपके जो संस्कार है वो कमेंट आपके संस्कार भी दिखाई दे। आपका संस्कार किसा, आपका परिवार किसा, वो कमेंट आपने दिखाई दे। अगर आपने वीडियो पसंद नहीं है तो आप देखो ना, अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो उसमें डिसलाइक कर दो, लेकिन नेगेटिव कमेंट या किसी को गाली देना आपका मतलब जवाब नहीं है। तो वीडियो ने शेयर कर दियो, अपने सभ्य तरीकत है प्रतिक्रिया दे दियो। जय जवान जय किसान।